हेलो वंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वो यिंग वांगजी और बाकी सब एक पुराने किले में आ जाते हैं। क्योंकि उस किले में बहुत अंधेरा था, सब लोग अपनी अपनी टॉर्चेस जलाते हैं। कुछ रूम्स ऐसे दिख रहे थे जैसे कोई वहाँ आया हो। वो रूम्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे थे। वहाँ बहुत सारी कॉर्प्सेस भी पड़ी हुई थी जो बहुत अजीब स्टेट में थी। तभी वयिंग का पैर एक कॉर्प्स पर पड़ता है जिससे काला धुआं निकल रहा था। तभी वयिंग नोटिस करता है कि उस काले धुएं के पीछे काले कलर की एक कब्र बनी हुई थी। वांगजी भी वो देखकर कहता है, ऐसा लग रहा है कि ये जगह चिंगे के चीफ की तलवार का हॉल है। अचानक से वयिंग का हाथ उस कब्र पर पड़ जाता है और तुरंत ही वो वुडन बॉक्स खुलता है और उसमें से एक तलवार बाहर आ जाती है। वांगजी कहता है, जैसा कि मैंने कहा था, ये एक तलवार का हॉल ही है। हर एक कब्र में यहाँ एक तलवार होगी। वयिंग कहता है, तो चिंगे के चीफ ने यहाँ पर एक ऐसा हॉल बनवाया जहाँ वो अपनी तलवारों को रख सकें, लेकिन क्यों? जिंगजा कहता है, इसका मतलब है कि इन तलवारों ने बहुत लोगों की जानें ली होंगी। जिन वेपन्स को हम इस्तेमाल करते हैं उनमें काफ़ी सारा रिसेंटफुल ब्लड भर जाता है। इन तलवारों की आत्मा बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गई होंगी, इसलिए इस तरह इन्हें बंद कर दिया गया। तभी सुशी कहता है, अगर ये तलवारें इतनी ही खतरनाक हैं तो ये तलवार जो अपनी कब्र से बाहर आ गई है, इसने हम पर अटैक क्यों नहीं किया? तभी वयिंग देखता है कि पासी की वॉल को तोड़कर एक वॉकिंग कॉर्प्सेस बाहर निकल कर आ रही थी और वो इन सब से कहता है, इस तलवार ने हम पर इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि कोई इसे रोके हुए है। जैसे ही वो उस वॉकिंग कॉर्प्सेस को बाहर निकलते हुए देखता है, तुरंत वो स्विबियान निकाल लेता है। वांगजी चिल्लाते हुए कहता है, वयिंग नहीं, पर इससे पहले ही वयिंग उस कॉर्प्सेस के चेस्ट में तलवार मार देता है, जिसकी तुरंत बाद ही उसके आमने सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। उसे सांस लेने में डिफ़िकल्टी होने लगती है। पर इससे पहले कि वो अपनी रिस्ट वॉच के थ्रू टाइम आउट कर पाता, ब्लू कलर की फ्लैशलाइट उसके चारों ओर दिखने लगती है, जिससे पूरा अंधेरा चला जाता है। वो यिंग कफ करने लगता है। वो गिरने ही वाला होता है, तभी जिंगजा उसे पकड़ लेता है। जैसे ही वो होश में आता है, जिंगजा उससे कहता है, तुम्हें उस कॉर्प्स को मारना नहीं चाहिए था। वयिंग कहता है, मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैंने कब तलवार निकाल ली। पर अब वो वांगजी के पास जाकर कहता है, लंजा, मैंने सुना कि तुमने मुझे मेरे फर्स्ट नेम वयिंग कहकर बुलाया। वांगजी कोल्डली अपनी तलवार को वापस रखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। वयिंग कहता है, ठीक है। और अब वो वॉल की तरफ देखते हुए कहता है, इसका मतलब इस वॉल के अंदर काफ़ी सारी बॉडीज़ दबी हुई हैं। वांगजी कहता है, हाँ, और यहाँ कुछ ऐसा भी है जो तलवार और इन कॉर्प्सेस के बीच की एनर्जी को बैलेंस किए हुए है। तलवारें इन कॉर्प्सेस की वजह से और कॉर्प्सेस इन तलवारों की वजह से यहाँ विनम्र बने हुए हैं। जिंगजा कहता है, अगर ऐसा है तो हम यहाँ क्यों आए हैं? हम इस बैलेंस को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? तभी वांगजी के पास जो बैग था जिसमें उन्होंने हाथ कैप्चर किया था, वो बैग अचानक हिलने लगता है और उन्हें एक दिशा की तरफ इशारा करता है। वो सब लोग उसी दिशा की तरफ जाने लगते हैं। वो उन्हें एक और स्वॉर्ड रूम में लेकर आता है जहाँ हुएसंग ऑलरेडी मौजूद था। वो उन सब से कहता है, मैं तुम लोगों को सारी बातें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मिडनाइट का समय हो चुका था। वो सब लोग अब उस किले से बाहर आ गए थे और कुछ दूरी पर वॉकिंग डिस्टेंस पर उन्होंने एक कैंप लगा लिया था जहाँ वो साथ में बैठे हुए थे। वयिंग के पास में ही वांगजी बैठा हुआ था जो बार बार यॉर्निंग कर रहा था। अब वयिंग हुएसंग से कहता है, तो तुम हमें क्या एक्सप्लेन करने वाले थे? हुएसंग कहता है, वो स्वॉर्ड हॉल नी फैमिली का है। ये एक तरीके का फैमिली कर्स है। मेरी फैमिली में पुराने 6 जितने भी चीफ रहे हैं, सबकी मौत हार्ट फेलियर की वजह से हुई है। वयिंग कहता है, तो क्या इसीलिए तलवारों को कब्र में रखा गया है, जिससे वो इन तलवारों की एंग्री स्पिरिट्स को थोड़ा कंट्रोल में कर सके? हुएसंग हाँ में सिर हिला देता है। तभी वांगजी के पास जो बैग था वो विविशन की डायरेक्शन की तरफ ट्विच करने लगता है। हर किसी की नज़र उस पर जाती हैं। हुएसंग कहता है, काश हंगुंजुन के पास उनका गुचिन आज यहाँ होता, फिर शायद हम पता लगा सकते कि ये हाथ क्या कहना चाह रहा है। वांगजी जैसे ही अपने बैग को अनक्लिप करता है, वो स्ट्रेट उड़ता हुआ जाकर सीधे वयिंग को लग जाता है। जिंगजा अपनी तलवार निकालता है और वयिंग के पास जाकर कहता है, तुम ठीक हो ना? वयिंग कहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी ने मुझे पंच मारा हो। वो वांगजी की तरफ मुड़कर कहता है, क्या तुम इस बारे में कुछ कर नहीं सकते? वांगजी अपने मुंह से ही कुछ गुनगुनाने लगता है और कुछ समय बाद वो बैग एकदम शांत हो जाता है। जिंगजा वयिंग के शोल्डर्स पर टैप करते हुए कहता है, थैंक गॉड तुम सेफ हो। पर तभी वो वयिंग के ऊपर कुछ नोटिस करता है और उससे कहता है, आइंग, क्या तुम अपनी शर्ट ऊपर करोगे?
वुयिंग उससे कहता है, हाँ बिल्कुल, फाइनली तुम्हें रियलाइज़ हो गया ना कि मैं तुमसे ज़्यादा हॉट हूँ ब्रदर। चेंगचा कहता है, मुंह बंद रखो, बस अपनी शर्ट उठाओ। वुयिंग जैसे ही अपनी शर्ट हटाता है सब लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि उसके चेस्ट पर एक बहुत गहरा मार्क बन गया था। वांग जी उसे देखकर कहता है, वुयिंग तुम्हारी बॉडी पर तो एक कर्स मार्क है। वुयिंग कहता है, हाँ लेकिन ये पहले तो नहीं था। चेंगचा वांग जी से कहता है, क्या ये तब आ गया होगा जब इसने वॉकिंग कॉर्प्सेस पर हमला किया था। वांग जी कहता है, मैं डाउटफुल हूँ, पर अगर ये बॉडी पार्ट वुयिंग की तरफ इशारा कर रहा था इसका मतलब ये कर्स वुयिंग को जिसने भी दिया है ये बॉडी पार्ट उसी का होगा। वुयिंग कहता है, इसका मतलब जिस वॉल से वो वॉकिंग कॉर्प्सेस बाहर निकल कर आया था वहाँ और भी बॉडी पार्ट्स हमें मिल सकते हैं। हमें जल्दी ही मॉर्निंग में वहाँ जाकर ढूंढना चाहिए। अगली सुबह होते ही वुयिंग चिड़ियों की आवाज़ से उठ जाता है। पास ही में वो वांग जी को देखता है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ घंटों पहले ही उठ गया हो। वांग जी अपने हाथ में काफ़ी सारी बेरीज तोड़ कर लाया था। वुयिंग उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। वांग जी उसकी गुड मॉर्निंग का जवाब तो नहीं देता पर उसके बेड पर काफ़ी सारी बेरीज डाल देता है। नून के वक्त वो सब लोग मिलकर उस कैसल में वापस आ गए थे। सब लोग उसी वॉल के पास जाते हैं जहाँ से वो वॉकिंग कॉर्प्सेस बाहर निकल कर आया था और उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उस वॉल के अंदर से और भी ज़्यादा कॉर्प्सेस मिलती हैं। वुयिंग उन्हें देखकर कहता है, लंचा तुम्हें क्या लगता है ये सारी बॉडीज़ एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। जो बॉडी पार्ट हमें मिला वो इनमें से किस बॉडी का होगा। वांग जी कहता है, जो हैंड हमें मिला है वो काफ़ी मस्कुलर है। वुयिंग कहता है, हाँ तो फिर हमें मस्कुलर टॉर्सो ढूंढना चाहिए। तभी वुयिंग को एक कॉर्प्स दिखाई देती है जो किसी ओल्ड मैन की लग रही थी। वुयिंग कहता है, क्या मुझे कंपैरिजन के लिए बाकी के पार्ट्स मिल सकते हैं। हुएसांग कहता है, हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक बॉडी पार्ट है। वो अपने बैग में कई बार चेक करता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। वो पैनिक होते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, लास्ट नाइट तो था। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें याद है लास्ट टाइम तुमने कब देखा था। हुएसांग कहता है, कल की ही तो बात है। और कुछ समय बाद उसे याद आता है, कॉम्पिटिटर सुशी कहाँ हैं। अब किले से उस टॉर्सो को ऑब्टेन कर लेने के बाद वो सब लोग किले से बाहर आ जाते हैं जिससे वो सुशी और बाकी के बचे बॉडी पार्ट्स को भी ढूंढ सके। काफ़ी टाइम तक ढूंढने के बाद उन्हें सुशी नहीं मिलता। वो सब काफ़ी थक गए थे। तभी उन्हें पानी बहने की आवाज़ सुनाई देती है। सब लोग मिलकर पास ही के एक झील के पास पहुंचते हैं। वुयिंग कहता है, ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उस झील में कुछ मछलियाँ तैर रही थीं। तभी जिंगछा पासी के पेड़ से एक बांस तोड़ देता है। हुएसांग उससे पूछता है, तुम क्या कर रहे हो। जिंगछा कहता है, मैं अपने लिए कुछ फिशेस कैच करने वाला हूँ। वुयिंग भी फिशेस कैच करने के लिए अपने लिए एक बैम्बू तोड़ता है और उन सबसे कहता है, तुम्हें क्या लगता होगा सुशी कहाँ गया होगा। वांग जी कहता है, इस बारे में अनुमान लगाना यूजलेस ही होगा। वुयिंग कहता है, लास्ट नाइट से किसी ने टाइम आउट नहीं किया है। वैसे तुम्हें पता है कि स्कोर क्या चल रहा है। वांग जी अपनी रिस्ट पर प्रेस करते हुए कहता है, तुम अभी लीड में हो। अब गेम में केवल हम लोग जिन जुशिन और सुशी बचे हैं। वुयिंग कहता है, सच में ये जिन जुशिन अभी तक गेम में है, ये कब टाइम आउट करेगा। तभी वांग जी उससे कहता है, ऐसा लगता है कि तुम जिन जुशिन को कुछ ज़्यादा ही नफरत करते हो। वुयिंग कहता है, हाँ क्योंकि वो मेरे शिजी को पसंद करता है, पर मेरी शिजी उससे ज़्यादा अच्छा इंसान डिज़र्व करती हैं। वांग जी कहता है, मुझे लगता है कि ये डिसीज़न उनका खुद का होना चाहिए क्योंकि ये अफेक्शन की बात है। तुम इनके लिए डिसाइड नहीं कर सकते कि वो किसे पसंद करें। वुयिंग कहता है, पर उन्होंने मेरी शिजी को एक बार रुलाया था। जब हम जूनियर्स थे तो उन्होंने मेरी शिजी को प्लेन और स्टूपिड भी कहा था। वांग जी कहता है, पर चिल्ड्रन हमेशा क्रूल ही होते हैं। मैंने भी अपने चाइल्डहुड में इस तरीके की क्रूएलिटी को झेला है। कोई मुझसे मेरे फेस पर तो कुछ नहीं कहता था, पर मुझे पता है कि स्कूल में अपने क्लासमेट्स के बीच में कभी भी फिट नहीं बैठता था। वुयिंग कहता है, अब समझ आया कि तुम क्यों एक ओल्ड मैन की तरह बातें करते हो। तुमने क्लास में भी ज़रूर अपना यही रवैया रखा होगा, इसीलिए लोग तुम्हारे पास नहीं आए। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ, पर मैं चापलूसी में विश्वास नहीं रखता, वो भी सिर्फ इसीलिए कि लोग मुझे सोशली एक्सेप्ट कर लें। वुयिंग कहता है, फिर भी ये सब से क्या फ़र्क पड़ता है। जरा खुद को तो देखो, ओलंपिक्स में 5th गोल्ड जीत चुके हो, वर्ल्ड चैम्पियन बन चुके हो, तुम लेडीज़ के साथ बहुत ज़्यादा हिट हो। वो हमेशा तुम्हारे लिए स्क्रीम ही करती रहती हैं। इस बात पर वांग जी के एक्सप्रेशन थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो वुयिंग कहता है, तुम्हें गर्ल्स की अटेंशन पाना अच्छा नहीं लगता। वांग जी अगेन इस बात पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता।
तो वियिंग कहता है इट्स ऑल राइट, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा, मुझे तो हर टाइप के लोग पसंद है। वांग जी उससे कहता है ये पर्सनल है, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। जैसे जैसे शाम का समय होता जा रहा था, जो भी बॉडी पार्ट्स उन लोगों ने कलेक्ट किए थे वो फिर से बेचैन होने लगे थे। वियिंग कहता है हमें वापस किले में चलना चाहिए, क्या पता यहाँ जंगल में वोल्व्स हों। जेंगचा कहता है तो तुम वोल्व्स की जगह वॉकिंग कॉर्प्सेस को फेस करना चाहते हो। वियिंग कहता है क्या तुम भूल गए कि उन वोल्व्स ने लास्ट टाइम तुम्हें काट लिया था, अब हमें चलना चाहिए। तभी वांग जी कहता है बैग्स भी उसी डायरेक्शन में जाने के लिए इशारा कर रहे हैं। इस तरह वो सब अपना अपना बैग पकड़ते हैं और किले की तरफ जाने लगते हैं। वोल्फ की आवाज़ और भी ज़्यादा लाउडर होती जा रही थी। जैसे ही वो कैसल तक पहुंचते हैं वो देखते हैं कि जिन जुशन और सुशी ऑलरेडी वहाँ थे और उनके हाथ में 3 बैग्स थे। वियिंग कहता है हमें जल्दी सारे बॉडी पार्ट्स को असेंबल करना चाहिए। जिन जुशन एक बैग जेंगचा की तरफ फेंकते हुए कहता है हमें इस जगह पर एक एरे सेट करना होगा जिससे हम सारे कॉर्प्सेस को पकड़ सकें। हालांकि कॉर्प्सेस अगर रीएनिमेट हो गई तो वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, पर कम से कम हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा। वियिंग हाँ में सिर हिलाता है, तुरंत अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को समन करता है और ग्राउंड पर एक एरे बना देता है। जेंगचा उस बैग में से जो जिन जुशन ने उसे दिया था बॉडी का हेड निकालता है। विविशन बॉडी का टॉर्सो उसकी नेक के नीचे रखता है। सुशी और वांग जी उसके आर्म्स को प्लेस कर देते हैं और जिन जुशन नी हुएसैंग उसके लेग्स को प्लेस कर देते हैं। अब वो सब लोग मेडिकिट्स में से मेडिकल टेप्स निकालते हैं और उस बॉडी को रिकनेक्ट करने लगते हैं। जब वो सब अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं धीरे धीरे वो बॉडी राइज होने लगती है। हुएसैंग उसे देखकर कहता है ये तो चिंगे के एक चीफ हैं। वियिंग कहता है तो तुम क्या किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे। तभी वो चीफ अपने हैंड्स को रेज करता है और देखते ही देखते पूरे कैसल में तबाही मचने लगती है, क्योंकि उसके हैंड के रेस करने की वजह से जितनी भी तलवार की आत्माएं थीं वो सब जाग गई थीं। अब उस किले के अंदर एक बहुत बड़ी फाइट शुरू हो गई थी। हर एक कॉम्पिटिटर के साथ एक तलवार लड़ रही थी। बीच में चीफ था जो बहुत नाराज दिख रहा था। वांग जी जैसे ही नोटिस करता है कि एक तलवार वियिंग पर अटैक करने वाली है वो तुरंत पीछे से जाकर उसे बचा लेता है। वियिंग कहता है थैंक्स लंजा, पर वांग जी इस पर कुछ नहीं कहता। जेंगचा कहता है काश मेरे पास जिडियन होती तो मैं इन सबको अच्छे से देख लेता। तभी जिन जुशन कहता है हमें ये सब कुछ तो एक्सपेक्ट करना चाहिए था। जब बॉडी पार्ट्स अलग अलग ही इतने डेंजरस थे तो जाहिर सी बात है उन्हें एक साथ असेंबल करने पर तो वो और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाएंगे। वियिंग सारे कॉम्पिटिटर्स की तरफ देखता है। जेंगचा और जिन जुशन घायल हो गए थे। सुशी के पैर में चोट थी। वांग जी के आर्म्स और चीक पर काफ़ी ज़्यादा कट्स लग गए थे और तब वो कुछ डिसाइड करता है। वो अपने हाथ में एक बैम्बू फ्लूट निकालता है और उसे प्ले करने लगता है। ये देखकर जेंगचा कहता है तुम जगह तो देखा करो आइंग, हम सब लोग यहाँ टाइम आउट करने वाले हैं और तुम अपनी स्टूपिड बैम्बू विजिल कर रहे हो। वियिंग कहता है ये कोई बैम्बू विजिल नहीं है, ये एक फ्लूट है। जैसे ही वो फ्लूट प्ले करना शुरू करता है चीफ के आसपास जितनी भी तलवारें थी वो ब्राइट ब्लू कलर की हो जाती हैं। चीफ भी अचानक से रुक जाता है। वांग जी वियिंग की तरफ ऐसे देखता है जैसे वो कुछ समझ रहा हो। क्योंकि वियिंग को ठीक से मेलोडी याद नहीं थी तो वो एक रॉन्ग नोट प्रेस कर देता है और उस चीफ को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में सबकी तरफ बढ़ता है तो जेंगचा वियिंग से कहता है थैंक्स अ लॉट, तुमने उसे और गुस्सा दिला दिया, ये तुम कर क्या रहे थे। वियिंग कहता है कम से कम कुछ समय तक तो मैंने उसे शांत रखा ही ना, बस मुझे वो म्यूज़िक ठीक से याद नहीं। मैंने लास्ट टाइम लंजा को विकीपीडिया पर देखा था और उसके फैमिली की कल्टीवेशन स्टाइल पर फोकस किया जो मेनली म्यूज़िक से रिलेटेड होती है। मैंने बैंक्वेट में देखा था कि जब लंजा ग्यूचिन प्ले कर रहा था तो सबकी आंखों में आंसू आ गए थे, इसलिए मैं इस बारे में जानना चाहता था। दूसरी तरफ जितनी भी तलवारें और जो चीफ था वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हुएसैंग ऑलरेडी टाइम आउट कर चुका था। वांग जी के कपड़े खून से लथपथ हो गए थे। जिन जुशन कहता है अब हमें क्या करना चाहिए। वियिंग कहता है तुम्हें याद है ना, इन तलवार और कॉर्प्सेस के बीच में एक बैलेंस था। उस बैलेंस को बिठाने के लिए हमें और कॉर्प्सेस की ज़रूरत होगी जिससे ये आपस में लड़ सकें। वियिंग फिर से फ्लूट प्ले करने लगता है जिस वजह से कुछ लो लेवल के कॉर्प्सेस उन लोगों की तरफ आने लगते हैं। वियिंग अब चीफ की तरफ कहता है चीफ अब आप अपने जैसे लोगों के साथ लड़ते रहना, हम तो जा रहे हैं। ऐसा कहकर वो सब लोगों को किले के दरवाजे पर जाने के लिए इशारा करता है। चीफ वो सारी तलवारें भी उस किले के दरवाजे की तरफ दौड़ती हैं। वांग जी तुरंत कहता है हमें इस दरवाजे को सील कर देना होगा।
चेंगझा और जिन जुशन मिलकर उस दरवाजे को सील कर देते हैं और उसके बाद काफ़ी सारे एरेज वहाँ सेट कर देते हैं। वांग जी तुरंत वयिंग के पास आता है और उससे वो फ्लूट छीन लेता है। वयिंग कहता है, हे ये क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता है, तुम डेमोनिक पाथ के बहुत नज़दीक आ गए थे, इतना भी ज़्यादा म्यूज़िक का इस्तेमाल करना ठीक नहीं। वयिंग कहता है, क्या ये डेमोनिक पाथ था? मैं तो बस उन कॉर्प्सेस को एनॉय कर रहा था। वांग जी कहता है, मैंने कहा तुम डेमोनिक पाथ के बहुत नज़दीक आ गए थे। अच्छा होगा कि तुम मेरे फैमिली सेक्ट के बाकी म्यूज़िक पे ज़्यादा ध्यान दो। तभी उन सबको एक गॉन्ग रिंग सुनाई देती है जो सिग्नल था कि ये कॉम्पिटिशन ख़त्म हो चुका है और इस बार वेवुशन का नाम विनर्स की लिस्ट में टॉप पर था। वांग जी वयिंग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अ वेल अर्न्ड विक्ट्री। अपना नाम टॉप पर देखकर वयिंग के फेस पर एक अलग ही एक्सप्रेशंस थे जिन्हें वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता था। ओके गाइस, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। मुझे पता है कि ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं ये स्टोरी से 1% भी मैच नहीं होते हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस स्टोरी में कौन से स्क्रीनशॉट्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ये स्टोरी मॉडर्न कम और इसमें हिस्टोरिकल जैसी स्टोरी लाइन ज़्यादा है। पर एनीवेज जैसी भी है स्टोरी मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट्स में मुझे बताइएगा। आज का वीडियो भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।